सेल्फ नीतू। आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है सार्क। मैं इसका पहला जो पार्ट है उसको मैं कवर करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो सार्क है उसका निर्माण कैसे हुआ। क्योंकि कोई भी संगठन बनता है तो एकदम से नहीं बनता है, उसको बनाने में बहुत प्लानिंग लगती है और बहुत सारी चीजें एक प्रोसेस के अनुसार जो है जो सार्क हम जिसको पढ़ते हैं वो बना है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये हमारा सेकंड पार्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि जो सार्क है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सार्क की जो इम्पोर्टेंस है उसी के बारे में ही डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं। उसके अलावा और भी एक और टॉपिक है जिसके बारे में मैं जो है आपको डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में जान लेते हैं कि जो सार्क है उसकी इम्पोर्टेंस हमें देखने को क्या मिलती है। और एक बात और यहाँ पर आपको याद रखनी होगी कि जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं उसको सार्क बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है हम सार्क बोलते हैं। ठीक है, ऐसे करके सार्क लिखा जाता है और शॉर्टकट भाषा में जो है इसको मैं बात करूं तो ये ऐसे करके हम लोग सार्क लिखते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो उसको जो है सही तरह से प्रोनाउंस नहीं करते हैं, वो उसको शार्क बोलते हैं। तो ये शार्क जो समुद्र में मछली पाई जाती है वो वाली शार्क नहीं है, ये सार्क है। ठीक है, सेब वाला स है, ये श नहीं है, ये स है। ठीक है, तो प्रोनाउंस भी आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए और आपको लिखना भी सही तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो फुल फॉर्म क्या है और इसके बारे में सारी जो चीजें हैं, ठीक है, वो मैं आपको फर्स्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ। इस वीडियो में मैं आपको दो चीजें कवर करवाऊंगी। एक मैं आपको कवर करवाऊंगी कि जो सार्क है उसके कौन कौन सी उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके भी कई सारे पॉइंट्स हैं जो हम कवर करेंगे। और एक चीज और इसमें मैं कवर करवाऊंगी वो है सार्क का संगठनात्मक ढांचा क्या है। ठीक है, तो संगठनात्मक जो ढांचा है उस टॉपिक को सबसे पहले कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंस कराऊंगी और उसके बाद हम करेंगे जो नेक्स्ट पार्ट आएगा हमारा, उसमें मैं इसके प्रॉब्लम्स और इसमें क्या क्या सोल्यूशन किए जा सकते हैं या क्या क्या सुझाव किए जा सकते हैं, उन दो टॉपिक को मैं इसके पार्ट 3 में कवर करवा दूंगी। ठीक है, तो पता है क्या होता है कि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है और जो बच्चे सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं जो टॉपिक है उनको धीरे धीरे करके आराम से और वीडियो में डिवाइड करके आपके पास जो है वो मैं भेजती हूँ, ताकि पढ़ने वाला जो है, सुनने वाला जो भी है वो बोर ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इस टॉपिक को कवर करेंगे वो उसका संगठनात्मक ढांचा करेंगे। संगठनात्मक ढांचे का मतलब ये है कि जो सार्क है अब एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई है। ठीक है, हमें पता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बन चुकी है, लेकिन इसको चलाने के लिए भी तो बहुत सारी चीजें चाहिए। अपने स्कूल बना दिया, अपने कॉलेज बना दिया, लेकिन उसको भी चलाने के लिए बहुत सारी चीजें उसमें ऐड की जाती हैं। उसमें टीचर्स होते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, उसमें चपरासी भी होता है, उसमें क्लर्क भी होते हैं, उसमें सफाई कर्मचारी भी होते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं इन सबको शामिल किया जाता है, तब जाके हमारा स्कूल चलता है, वरना तो बिल्डिंग तो कोई भी तैयार कर लेगा। वैसे इसका भी ढांचा का, वैसे ही इसका भी सीन है कि जो सार्क है ये बन तो गया था, इसको बना दिया गया था। ठीक है, लेकिन अब इसको चलाने के लिए कैसे इसको चीजें इसमें शामिल की गई वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो इसमें चीज आती है वो है राज्य। और ऐसे करके हमें यहाँ पर सरकार भी करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर राज्य सरकार की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राज्य और सरकार की बात कर रही हूँ। ठीक है, राज्य और सरकार के प्रमुख। चलिए, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सबसे पहली चीज आती है कि राज्य और सरकार के, यानी कि राज्य के जो प्रमुख होते हैं और सरकार के जो प्रमुख होते हैं उनकी बैठकें होती हैं। ठीक है, और इसमें सबसे मेन जो हमारी बात होती है वो ये होती है कि साल में एक बार, ठीक है, यानी कि वर्ष में एक बार जो इनकी बैठक होती है वो होती, मतलब कंपलसरी है कि इस सरकार के जो प्रमुख होंगे, जो हेड होंगे, स्पेशली इंग्लिश में बोले तो उनका जो है वो जो एक साल होता है, जो वर्ष होता है, उसमें एक बार इनकी बैठक होना जरूरी है। और ये जो बैठकें करते हैं इनको शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। ये जो बैठकें होती हैं इनको सार्क का शिखर सम्मेलन भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो पहली बात जो इसमें आती है वो है कि राज्य और सरकार दोनों के जो हेड होते हैं, जो प्रमुख होते हैं, उनकी साल में एक बार बैठक जरूर होती है। ठीक है, और इस बैठक को हम शिखर सम्मेलन शिखर सम्मेलन कहते हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको पता है कि जो सार्क है ये 8 देशों ने मिलकर सार्क को बनाया है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 8 देशों के नाम लिखूंगी क्योंकि आगे जितनी भी चीजें हम कवर करेंगे उसमें इन देशों का नाम बहुत ही ज्यादा आने वाला है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा हाफ जो है हम लोग बोले, चलो मैं पूरी साफ कर देती हूँ। पहले मैं देश जो होते हैं
उनके नाम यहाँ पर लिख देती हूँ कि किन किन देशों ने इसको बनाया था। ठीक है, यहाँ पर मुझे लगता है कि ये वीडियो में अच्छे से कवर हो रहा होगा। तो पहला हमारा आता है भारत, फिर आता है पाकिस्तान। मैं पहले देख लूं कि ये वीडियो में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ जी, चलिए ठीक है। तो हमारा भारत है, पाकिस्तान था, फिर हमारा अफगानिस्तान भी था। ठीक है, अफगानिस्तान, उसके बाद श्रीलंका, भूटान, नेपाल, मालदीव और बांग्लादेश। एक, दो, तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, ये क्या है? 8 कंट्रीज हैं। ठीक है, याद रखना कि ये जो 8 कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर जो सार्क है इसका निर्माण किया था। इसमें जो अफगानिस्तान है, ये जो अफगानिस्तान देश है, जब सार्क को बनाया गया था तब अफगानिस्तान साथ में नहीं था। यानी उस वक्त क्या था कि अफगानिस्तान को छोड़कर बाकी जितने भी देश थे, इन्होंने मिलकर जो सार्क है उसको बनाया था। ठीक है, लेकिन क्या था कि अफगानिस्तान जो है, ये जो अफगानिस्तान देश है, इसको बाद में, ठीक है, बाद में जो है इसका 8वां देश बाद में बनाया गया था। आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो सार्क है उसका 8वां देश कौन था और कब बनाया गया था। तो 8वां देश जो है ये अफगानिस्तान था, जिसको इसका 8वां देश बनाया गया था। 2005 में मेरे ख्याल से 13वां शिखर सम्मेलन हुआ था सार्क का, तब ये अफगानिस्तान जो है उसको इसका 8वां देश बनाया गया था। तो अब क्या है, अब पूरा तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो ये 8 देश हैं, इन्होंने ही सार्क का निर्माण किया है। अब मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बता रही थी इसके संगठनात्मक ढांचे में कि राज्य और सरकार के जो प्रमुख हैं, चलिए मैंने आपको इतना बताया था कि जो राज्य और सरकार के जो प्रमुख हैं, उनके साल में एक बार बैठक होती है। ठीक है, एक बार बैठक होती है और जो बैठकें होती है इनको शिखर सम्मेलन कहा जाता है। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये 8 देश हैं। ठीक है, तो इन 8 देशों के जो प्रमुख हैं वही तो अपने इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, वही बैठक में आएंगे। लेकिन अगर किसी भी वजह से, किसी भी रीजन से, अगर इन 8 देशों में से कोई, किसी भी देश का जो प्रमुख है, जो हेड है, वो इस बैठक में शामिल नहीं हो पा रहा है, कोई भी रीजन हो सकता है, तो जो बैठक है वो नहीं होगी। ठीक है, वो बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई बैठक होगी तो इन 8 देशों के जो हेड होते हैं उनका पार्टिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर 8 देशों में से एक भी देश का हेड जो प्रमुख है इस बैठक में नहीं पहुंच पाता है, नहीं आ पाता है, तो वो बैठक ही नहीं होती है, उस बैठक को ही कैंसिल कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें जो शामिल चीजें होती हैं वो प्रमुख हमारे इसमें आते हैं। दूसरा हमारा आता है इसमें मंत्री परिषद के बारे में। देखो, मंत्री परिषद में क्या होता है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं ना, वो विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विदेश मंत्री होते हैं। कहने का मतलब ये है कि मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं वो विदेश मंत्री होते हैं, और जो विदेश मंत्री होते हैं इन 8 देशों के, क्योंकि हर देश का अपना एक विदेश मंत्री तो आपको पता होता है। ठीक है, तो मंत्री परिषद में जितने भी विदेश मंत्री होते हैं, इन 8 देशों के ही, इन 8 देशों में से ही विदेश मंत्री जो होते हैं इनको चुना जाता है। ठीक है, और उनकी बैठकों के बारे में बातचीत करें तो साल में 2 बार इनकी बैठकों का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये काम क्या करते हैं, ये नीतियों का निर्माण करते हैं, नीतियों को बनाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो इसका ढांचा आता है हमारा, वो है हमारा स्थायी कमेटी। स्थायी कमेटी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें भी बहुत सारे जो सदस्य हैं वो मौजूद होते हैं। स्थायी कमेटी में क्या होता है कि स्थायी कमेटी के जो सदस्य होते हैं वो विदेश सचिव होते हैं। ठीक है, विदेश सचिव होते हैं, और जो विदेश सचिव होते हैं वो कौन होते हैं, इन्हीं 8 देशों के विदेश सचिव होते हैं जो कि स्थायी कमेटी के सदस्य होते हैं। और इनकी जो बैठकें होती हैं वो चलती ही रहती हैं, लेकिन साल में 2 बार बैठकें करना कंपलसरी बनाया गया है कि साल में तुमको
2 बैठकें तो करनी ही करनी है, बाकी तुम इससे ज्यादा भी कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, लेकिन 2 तो तुमको बैठकें करनी ही पड़ेगी। और इनके काम की बात करें तो ये जो कार्यक्रम होते हैं और जो नीतियां होती हैं, ठीक है, जो कार्यक्रम होते हैं और जो नीतियां होती हैं उनमें बैलेंस बनाने का काम करते हैं ये लोग, ठीक है, आया समझ में। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है वो हमारा तकनीकी कमेटी आता है, क्योंकि अब मैं ये जो टॉपिक कवर करवा रही हूँ ये ज्यादा बड़ा नहीं है और इसके अंदर भी ज्यादा चीजें हमें देखने को मिलेगी नहीं, ठीक है, इसलिए जो जो चीजें हैं मैं आपको यहाँ पर कवर करवा रही हूँ। और इसमें आते हैं हमारे प्रतिनिधि। प्रतिनिधि का मतलब पता क्या है कि जो हमारे टेक्निकल, इंग्लिश में बोलेंगे टेक्निकल, तो टेक्निकल कमेटी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, टेक्निकल कमेटी के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, वो प्रतिनिधि होते हैं। और प्रतिनिधि इन्हीं देशों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो हमारे टेक्निकल कमेटी के सदस्य होते हैं। अब इनके काम की हम बात करें तो ये जो टेक्निकल कमेटी के जो सदस्य होते हैं ये इन सार्क देशों के जो सार्क, क्योंकि ये सार्क देश हैं, क्योंकि इन्होंने सार्क का निर्माण किया है, तो इन सार्क देशों के जो कार्यक्रम हैं उनको क्रियान्वित करते हैं और समय समय पर इनके विकास के बारे में, इनकी प्रोग्रेस के बारे में भी परीक्षण करते हैं। ये समय समय पर ये जांचने की कोशिश करते हैं कि जो हमने जो भी काम डिसाइड किया है, जो भी हमारा पर्पस है जिसको हमने कंटिन्यू रखा है, उसमें कितनी प्रोग्रेस हुई है, ठीक है, उसमें प्रोग्रेस हुई है भी कि नहीं भी हुई है, अगर नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है, सारा रीजंस कितना, सब कुछ चीजें जो करने का, ढूंढने का जो काम होता है, निरीक्षण करने का जो काम होता है, वो जो हमारे तकनीकी कमेटी है उनको दिया गया है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो सचिवालय है, ठीक है। सचिवालय में क्या था कि जब 1985 में, ठीक है, आपको पता है कि जो 1985 है उसमें हमारा जो सार्क है इसका निर्माण किया गया था। तो 1985 में सार्क का निर्माण करने के बाद ये महसूस किया गया कि जो सार्क है उसका अपना एक सचिवालय भी होना चाहिए। सचिवालय मतलब जो सार्क है उसका मुख्यालय जो होता है, तो उन्होंने महसूस किया कि सार्क का एक मुख्यालय भी होना चाहिए, जिसको आप सचिवालय भी आराम से कह सकते हैं। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम जो है एक सचिवालय बनाएंगे और 1987 में, ठीक है, यानी कि सार्क के बनने के 2 साल के बाद ही उन्होंने जो सार्क है उसका मुख्यालय बना दिया। नेपाल की राजधानी काठमांडू में जो सचिवालय है सार्क का उसको स्थापित किया गया है, यह भी आपको पता होना चाहिए। और जो सचिवालय है उसको चलाने के लिए एक महासचिव जो होता है वो भी बनाया गया है। जो महासचिव होता है वो सचिवालय का इंचार्ज होता है और इस महासचिव के काम में हेल्प करने के लिए बहुत सारे जो स्टाफ होते हैं, जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और जो महासचिव होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है कि कब तक अपने पद पर रहेंगे, तो 2 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये 8 देश जो होते हैं इन्हीं में से एक, ठीक है, जो 8 देश होते हैं इन्हीं में से महासचिव बनते हैं। तो यानी कि सार्क के जो महासचिव होते हैं उनका कार्यकाल 2 साल का होता है ना, तो मैंने आपको बता दिया। तो इनका जो होता है चेंज होता रहता है, यानी कि आज क्या है, मान लो मैं कह लेती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश का जो महासचिव है, बांग्लादेश का महासचिव बना है, जब इसका काम पूरा हो जाएगा तो फिर नेपाल का बनेगा, फिर श्रीलंका का बनेगा, फिर अफगानिस्तान का बनेगा, यानी कि ऐसे गोल गोल घूमते रहते हैं वो, ठीक है। एक देश की बारी आई फिर दूसरा देश बनेगा, ऐसा नहीं करते हैं लोग कि आज जो महासचिव है बांग्लादेश से बना है महासचिव तो उसका कार्यकाल पूरा होने के बाद फिर से उसको बना देंगे, ऐसा नहीं करते हैं लोग, चेंज करते रहते हैं, ठीक है। चेंज जिसको हम बोल सकते हैं कि चेंज करते रहते हैं कि आज बांग्लादेश है, इसका 2 साल का काम खत्म हो गया तो अगला जो महासचिव बनेगा वो नेपाल का बनेगा या इसका बनेगा, ठीक है। यानी कि चेंज जो है देश के जो महासचिव होते हैं इन 8 देशों में से बार बार अपनी बारी बारी के अकॉर्डिंग बनते रहते हैं। तो ये एक ढांचा है, यानी कि इसमें क्या होता है, देखो मैंने बोला कि राज्य और सरकार के प्रमुख की बैठकें कंटिन्यू चलती हैं, मंत्री परिषद बनाई गई है, स्थायी कमेटी बनाई गई है, तकनीकी कमेटी बनाई गई है और एक सचिवालय भी बनाया गया है। तो इसी तरह से ही जो सार्क है इसका पूरा कार्यक्रम चलता है, ठीक है। क्या क्या चीजें इसमें हुई है वो सारी चीजें ये लोग करते हैं, क्योंकि हर किसी को काम सौंपा गया है। ये तो आपको पता है कि अगर हम काम जो है बांट देंगे तो वो उस काम को करने में बहुत ही ईजी रहेगा, ठीक है, जल्दी भी हो जाएगा और किसी पे बर्डन भी नहीं पड़ेगा कि हाँ हमें ये भी काम करने हैं ना, ज्यादा काम हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट चीज में हम जो यहाँ पर कवर करेंगे वो इनकी समस्याएं नहीं, हम यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे कि जो सार्क है इसका महत्व क्या है, ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस हमें क्या देखने को यहाँ पर मिलती है, महत्व के बारे में बातचीत करेंगे। तो पहला जो हमारा यहाँ पर पॉइंट आता है, ठीक है, पहले पॉइंट की हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है
सामूहिक सुरक्षा। चलो, सार्क के महत्व की हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो पहला तो यही इसकी इंपॉर्टेंस है कि सामूहिक सुरक्षा होती है, क्योंकि ये तो आपको पता है कि जो सार्क है इन 8 देशों ने मिलकर सार्क को बनाया है, ठीक है। तो इनको तो एक जो सामूहिक यानी कि एक इंग्लिश में पता नहीं आई डोंट नो क्या बोलते हैं इसको, कि क्या होता है, इनको बहुत ही सेफ फील होता है, ठीक है। क्योंकि ये बात तो सबको पता है कि ये जो 8 देश हैं इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, ठीक है। अब क्या है, एक साथ में खड़े हैं। इन्होंने ये भी चीज में डिसाइड की है कि अगर इन 8 देशों में से किसी एक पर भी कोई दूसरा देश जो है वो आक्रमण करता है तो ये 8 देश जो है वो मिलकर मुकाबला करेंगे। तो इसी वजह से जो दूसरे इस संगठन से बाहर जो भी देश हैं, अगर इन 8 देशों में से किसी पर भी आक्रमण करते हैं तो उनको ये पता होता है, आक्रमण करने से पहले वो सोच लेते हैं कि अगर मैं इनमें से किसी पर भी हमला करूंगा तो बाकी सब देश खड़े हो जाएंगे इसके साथ में। तो यही तो चीज हमारी इसकी इंपॉर्टेंस में आती है। हम 8 देशों का संगठन यहाँ पर देख रहे हैं, इन्हीं 8 देश बहुत ही सुरक्षित महसूस करते हैं। उनको पता है कि हम 8 लोग बने हुए हैं, 8 देश बने हुए हैं, हम पर कोई आक्रमण नहीं करेगा, क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और भी देश जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, कलेक्टिव जो सिक्योरिटी बोल सकती हो, जो कलेक्टिव सिक्योरिटी, आई थिंक कलेक्टिव सिक्योरिटी होगा इसका, ठीक है। तो सामूहिक जो सुरक्षा है हमको फील हो जाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो दूसरे देश हमको पूरा का पूरा ही सपोर्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज जो आप बहुत अच्छे से ले सकते हो, क्योंकि आपको ये तो पता है कि 8 देश हैं, एक समूह में जुटे हुए हैं, एक ही गुट में हैं, तो इनके अंदर दोस्ती भी होगी। अब दोस्ती है तो क्या होगा, इन 8 देशों के बीच में दोस्ती है तो इनमें से कोई भी देश ऐसा नहीं है जो एक दूसरे पर हमला करेगा, ठीक है। अब जो ये देश है इनको इस बात की भी पूरी तरह से संतुष्टि है कि ये 8 देश ऐसे हैं जो मुझ पर आक्रमण नहीं करेंगे, क्योंकि अब क्या है, हम दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि अगर ये संगठन में नहीं होते, अलग अलग देश अपनी मर्जी से काम कर रहे होते, तो कोई ना कोई इस पर आक्रमण करता ही रहता, ठीक है। लेकिन क्या है कि अब इनको थोड़ा सा है, लेकिन इसमें एक चीज नकारी नहीं जा सकती है कि जो पाकिस्तान है एक ऐसा देश है जो कि हमारे भारत पर आक्रमण करता ही रहता है, जबकि इसने मिलकर सार्क को बनाया है, फिर भी ये भारत पर आक्रमण करता ही रहता है। तो ये तो जो उद्देश्य डिसाइड किए गए थे कि हम साथ में रहेंगे, साथ में सारी चीजें करेंगे, तो पाकिस्तान इस चीज का उल्लंघन कर रहा है, वो चीज को मानने को तैयार ही नहीं है। ग्रुप तो बना लिया, संगठन बना लिया उसमें, लेकिन फिर भी भारत पर वो हमला करने की कोशिश करता है। आज भी हम देखते हैं 2021 में, आप इस वीडियो को देख रहे हो, लगातार कहीं ना कहीं सैनिक जो है, जो सुरक्षा सैनिक अड्डे हैं, वहां पर पाकिस्तान अपने बमबारी फेंकते रहता है, आतंकवादियों को भारत में भेजता रहता है। तो काफी सारी चीजें जो है, अब मैंने पहले भी इसमें एक चीज बोली थी कि पाकिस्तान जो है वो ऐसा करता है वैसा करता है, तो मुझे किसी ने कमेंट बोला कि आपको कैसे पता ऐसा होता है। आप न्यूज़पेपर देखो, आप और बहुत सारी चीजें देखो, आपको हर कहीं ये चीज मिल जाती है, ठीक है, कि पाकिस्तान की वजह से सीज फायर का उल्लंघन कंटिन्यू पाकिस्तान जो है उन्होंने किया, जो पाकिस्तान देश है, ड्रोन से हमले वगैरह किए गए हमारे इंडिया पर। तो ये सब चीजें और बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है जहां पर पाकिस्तान का नाम आया है कि जिन्होंने हमारे भारत पर आक्रमण किया है। तो हमने पहले डिसाइड किया कि हम लोग कुछ नहीं करेंगे, ये 8 देशों ने डिसाइड किया, लेकिन फिर भी जो पाकिस्तान है वो एक दूसरे पर हमला जो है वो करते ही रहते हैं, ठीक है। तो पहले तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि हमको बहुत ही सुरक्षा महसूस होती है, क्योंकि ना ही तो हम आपस में हमला करेंगे और ना ही कोई दूसरा देश हम पर आक्रमण कर सकता है। दूसरा हम करेंगे आतंकवाद, ठीक है। आतंकवाद के बारे में सबसे बड़ी बात जो हमेशा ही सबके बारे में आती है वो ये है कि आतंकवाद से हर एक देश प्रभावित है, ठीक है, चाहे वो देश अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, हर देश को जो आतंकवाद है उससे प्रॉब्लम है ही है। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए या आतंकवादी हमलों से कैसे बचा जाए, इसके बारे में सारा जो डिस्कशन होता है वो ये 8 देश जब बैठ के करते हैं तब वहां पर उन सब चीजों को डिस्कस करते हैं कि ये जो चीजें हुई हैं इनका अब सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए, हम इनको कैसे इससे छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि अकेला देश होता है तो उस पर कोई भी हमला कर सकता है, लेकिन उसके साथ और भी लोग खड़े होंगे तो सोचते हैं, एक बार लोग सोचते हैं कि नहीं, हम इस पर आक्रमण नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ बहुत सारे देश खड़े हुए हैं। तो अब इन्होंने बनाया है तो इन पर आतंकवादी हमले जो है वो भी कम होने की संभावना है, क्योंकि अगर हुआ
कोई भी आतंकवादी हमला हुआ तो इन 8 देशों की सेना, ऑफ कोर्स हर देश की कितनी कितनी सेना होती है, कितने हथियार होते हैं, सारे उस देश पर फोड़ दिए जाएंगे, पूरा देश ही खत्म हो जाएगा। तो ये चीज है कि हमको आतंकवादी हमला जो है उससे भी बचाने में काफी हेल्प करता है। उसके बाद हमारे कुछ मुद्दे आते हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम कह लो या फिर मुद्दे कह लो, यहाँ पर आप जो है वो देख सकते हैं। देखो आपको पता है कि हर देश में जो गरीबी है, बेरोजगारी है, जैसे मुद्दे कभी खत्म ही नहीं होते हैं। पर्यावरण की समस्या भी हर देश में है। पर्यावरण जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी प्रॉब्लम, तो क्योंकि पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो रहा है, इतना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्योंकि सूरज तो एक ही है, वो तो हर देश को समान है, वो तो हर देश को अच्छे वही चीजें दे रहा है जो हमारे भारत को देता है, रोशनी, जो भी गर्मी वगैरह हो। तो ओजोन परत नाम की चीज है वो भी लगातार खराब होती जा रही है। हर पूरे विश्व में, हर देश में जो ग्लोबल वार्मिंग है वो लगातार बहुत ही खराब होती जा रही है, ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्यूशन कर सकते हैं, एक दूसरे की कैसे मदद कर रहे हैं, ठीक है, ये सारा जो डिस्कशन है ये देश आराम से बैठ के जो है, जब बैठकें होती हैं तो वहां पर कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक अकेला देश पर्यावरण से तो नहीं लड़ सकता है। आतंकवाद, मान लो मैं कह लूं कि आतंकवाद से वो लड़ सकता है, कि बहुत सारे हथियार मंगा लेगा, बहुत सारी सेना बना लेगा, लेकिन जो हमारा ये इन्वायरमेंट है उससे वो अकेले नहीं लड़ सकता है, ठीक है। क्योंकि इन्वायरमेंट जो हमारी प्रकृति है उससे कोई भी देश अकेले नहीं लड़ सकता, सबको साथ में आकर ही आना ही पड़ेगा, तभी हम चीजों का कर सकते हैं। उसके बाद हमारा इसमें आर्थिक विकास भी होता है, ठीक है। आर्थिक विकास यानी कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता है किस तरह से होती है, क्योंकि ये जो 8 देश होते हैं ना वो आपस में व्यापार करते हैं, आपस में ट्रेड करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपस में इन्होंने व्यापार से संबंधित कुछ संधियां की हैं, कुछ मूल्य डिसाइड किए हैं, कुछ ऐसी चीजें डिसाइड की हैं कि तुम इतना सामान को इतने पर ही बेचोगे या इतने सामान को इतने पर ही खरीदोगे। तो इनको बहुत ही फायदा मिलता है, क्योंकि आपस में ही जो है व्यापार करते हैं और आपस में इनको मुनाफा होता रहता है। जितना भी कमाते हैं वो दूसरे देश में नहीं जाता है, ठीक है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी है, ठीक है। भारत देश के पास बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ है, नेपाल के पास बहुत कुछ अलग चीज होगी, बांग्लादेश के पास कुछ और होगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, थोड़ा सा लाइट का इशू था, लाइट चली गई थी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है वो है इसमें हमारा सांस्कृतिक विकास, यानी कि कल्चर की बात यहाँ पर करते हैं हम लोग, ठीक है। सांस्कृतिक विकास, इसकी इंपॉर्टेंस की बात हम लोग कर रहे हैं। तो सांस्कृतिक विकास में आपको पता है कि अब 8 देश मिले हैं, एक गुट में हैं, एक जगह पे एक संगठन में है, तो उन सभी का जो कल्चर है वो आपस में भी तो घुल मिल जाएगा ना, ठीक है। हमारे भारत का कल्चर जो है उसको बांग्लादेश अपना रहा है, बांग्लादेश का कल्चर नेपाल अपना रहा है, यानी कि जो ये 8 देश हैं एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और जब हम एक दूसरे के कल्चर को फॉलो करते हैं तो बहुत ही फायदा होता है, क्योंकि हमारे भारत देश में आपको पता है कि कुछ ऐसा कपड़ा बनता है, कुछ ऐसे ड्रेसेस बनती हैं जिनको लोग पहनना चाहते हैं। भारत देश में को पता है साड़ी बहुत पहनती हैं, ठीक है, लेडीज की पहचान है, भारत देश में साड़ी पहनती है। तो अगर साड़ी पहनना बांग्लादेश के लोगों को पसंद है तो हमारे भारत में उतनी ही साड़ियों का ऑर्डर होना शुरू हो जाएगा कि बांग्लादेश में इतनी साड़ियां चाहिए, तो हमारा भारत उतनी साड़ियों को बनाना भी शुरू कर देगा। तो यही तो कहने की कोशिश की है कि कल्चर क्या होता है, एक तो हमारे कल्चर का विस्तार हो रहा है, बहुत दूसरे लोग हमारे संस्कृति सभ्यता के बारे में जान रहे हैं, पहचान कर रहे हैं, और जब घूमने भी आएंगे उनको अच्छा लगा तो हमारे देश में घूमने आएंगे, तो जो पर्यटन होते हैं, जो घूमने लोग आते हैं, ठीक है, तो उनसे भी बहुत सारा पैसा हमको मिलता है। तो आपस में क्या होता है, कल्चर का भी बहुत ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, हमको भी कल्चर से बहुत ही फायदा होना शुरू हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि इसके इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि ये सब चीजें हमको मिलना शुरू हो जाती है, हमको बहुत ही कलेक्टिव सिक्योरिटी मिल जाती है, बहुत ही सिक्योर हम लोग फील करना शुरू कर देते हैं, आतंकवाद से लड़ने की हिम्मत भी आ जाती है, और कोई ना हर कोई जो है इस देश में सारे हमारे सपोर्ट में होते हैं। वैसे ही मुद्दे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है, गरीबी है, बेरोजगारी है, कैसे उनका सोल्यूशन किया जाए, कैसे किया जाए, वो सब चीजें हम डिस्कस करते हैं। आर्थिक विकास में क्या होता है, हम लोग कि अंदर ही अंदर अपना व्यापार करते हैं, ठीक है, जो भी मुद्रा, जो भी पैसा कमाते हैं वो इन देशों के पास ही रह जाती है, कोई दूसरे देश के पास कुछ भी चीज नहीं जाती है। सांस्कृतिक विकास की बात करें तो सिंपल सा है, हमारा कल्चर जो है सब में फैल जाता है, हमारे कल्चर को दूसरे देश भी लोग के जो देश जानते हैं, बहुत कुछ हमारी चीजें इसमें आती हैं। तो ये इसके इंपॉर्टेंस के पॉइंट थे, ठीक है। तो आज की जो राम कहानी थी वो यहीं पर कवर होती है, यानी मैंने आपको यहाँ पे 2 टॉपिक यहाँ पर कवर करवाए हैं, एक तो इसका संगठनात्मक ढांचा क्या होता है और दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस, ये दोनों चीजें हम आराम से यहाँ
पर कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि जो सार्क है उसकी कौन कौन सी समस्याएं हैं और समस्या को सुलझाने के लिए कौन से सुझाव दिए गए हैं, दिए जा सकते हैं, वो सब ये 2 टॉपिक हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये पार्ट 2 है, हम पार्ट 3 में इन सब चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। सिंपल सी बात है, अगर अच्छा लगे मेरा पढ़ाने का तरीका, मटेरियल सब कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक का बटन दबा के जरूर जाइएगा। ठीक है, और सिंपल सी बात है कि मैं यहाँ पर बताना भूल गई थी कि हमारा जो मैं सिर्फ पॉलिटिकल का ही नहीं पढ़ाती हूँ, जो +1 +2 की और BA की जितनी भी सोशियोलॉजी है वो मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, और जो हिंदी व्याकरण है वो भी मैं आपको पढ़ाती हूँ। और आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो MCQ क्वेश्चन जो होते हैं, आप B.Ed की तैयारी कर रहे हो या C.Tet की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड भी आपको जो वीडियोस है वो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।